नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार चौधरी। दोस्तों, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी होगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं जल भी निकलेगा। तू ना मायूस हो ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो बच्चों, पहले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए थे और मैं लेके आया हूं आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस, और वो भी सिर्फ एक ही चैप्टर से, ताकि वहां से कोई दोबारा प्रॉब्लम बचे ही ना, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शनल क्वेश्चंस, और यकीन मानिए यही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इन्हें पढ़ना है, इनसे रिलेटेड थ्योरी को देखना है। बाकी मैं सब कुछ अभी क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों अपना, यदि किसी अनापेक्षीय मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दुगनी कर दी जाती है तो इससे संबद्ध द्रव्य तरंग की आवृत्ति कितने गुना परिवर्तित हो जाती है। आवृत्ति और एनर्जी के मध्य संबंध पूछा है, और हम सभी जानते हैं कि आवृत्ति और एनर्जी के मध्य कुछ इस प्रकार का संबंध होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि E इज प्रोपोर्शनल न्यू, और ये होती है हमारी आवृत्ति। यानी कि एनर्जी को यदि हम दुगना करेंगे तो आवृत्ति ऑटोमेटिकली दुगनी हो जाएगी। सीधी सी बात है, एनर्जी दुगनी तो आवृत्ति दुगनी, है ना, या फिर आवृत्ति दुगनी तो एनर्जी दुगनी। और बच्चों, यहां से क्लियर होता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की यदि आवृत्ति बढ़ा दी जाए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट पर पहुंचने लगते हैं और निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है। तो यहां से क्लियर हो गया तुम्हारा कि आवृत्ति बढ़ाने से निरोधी विभव का मान परिवर्तित होता है। तो निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की आवृत्ति पर। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना, इलेक्ट्रॉन गन से निर्गत इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हमें दे रखा है, और इसका मान कुछ ये है, गन पर आरोपित त्वरक वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए। हम सभी जानते हैं दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 12.27 एंगस्ट्रम अपॉन √V। इसका कुछ मान दे रखा है हमें तरंग दैर्ध्य का 0.1227, किसके बराबर है? 12.27 √V। हमें निकालना है V का मान। V को त्वरक वोल्टता बोलते हैं। इसको कुछ मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, और इसके लिए मुझे भाग देना पड़ेगा किसका? 100 का। और आगे क्वेश्चन हो जाएगा अपना 12.27 √V। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं तो कट जाएंगे, और मुझे मिलेगा यहां से √V इज इक्वल टू 100 और V इज इक्वल टू 100 स्क्वायर। देन V इज इक्वल टू 10,000। 10,000 को हम क्या बोलते हैं? 10 kV। 10 kV किधर है ये? इधर है ये, है ना। तो 10 kV इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी, सूत्र तुम्हें आता है, सिर्फ मान रखना है, इससे रिलेटेड ही वैल्यू है, चेंज करके और सीधा सा आंसर निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक धातु पे हरे रंग का प्रकाश आपतन होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। निम्न रंगों के समूह में से, समूह देखा, निम्न रंगों का समूह, हम सभी जानते हैं ना क्या होता है निम्न रंगों का समूह? VGYOR, विबज्योर, यही होता है विबज्योर। और हमारी धातु पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है ग्रीन कलर का, यानी कि ग्रीन कलर का प्रकाश आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन देली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर ही उत्पन्न होता है। और जैसा कि मैं तुम्हें बता दूं, इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि ग्रीन के आगे वाले जितने भी कलर्स हैं उनका तरंगदैर्ध्य काफी ज्यादा होता है, और तरंगदैर्ध्य जिनका ज्यादा होता है उनकी आवृत्ति कम होती है, और कम आवृत्ति पर प्रकाश उत्सर्जन संभव नहीं है। इट मींस यहां पे जो बचे हुए कलर्स है, यानी कि वॉयलेट, बैंगनी, इंडिगो, आसमानी और ब्लू यानी कि नीला, इन तीनों कलर्स के लिए ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है, क्योंकि जी के इधर वाले राइट हैंड साइड वाले इन सभी कलर्स की आवृत्ति कम होती है, कारण इनका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है तो इनकी पुनरावर्ती आवृत्ति कम होती है, इनका तरंगदैर्ध्य कम होता है तो इनकी आवृत्ति ज्यादा होती है। इसीलिए इन तीनों कलर्स के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव होगा। और बैंगनी, नीला और आसमानी, इन तीनों कलर्स के कारण अपना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव हो पाएगा। तो सीधी सी बात है। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। जो भी कलर तुम्हें पूछे
उसके लेफ्ट हैंड साइड वालों से सबसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव होगा, और राइट हैंड साइड वालों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होगा। ये सीधा सो ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी प्रकाश पुंज एक ही फोटोन की ऊर्जा एक अन्य प्रकाश पुंज के फोटोन की ऊर्जा से दुगनी है, समवेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऊर्जा देकर के समवेगों का अनुपात पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऊर्जा और संवेग के लिए पहले सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। हम सभी जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, एच न्यू, और या फिर इसको न्यू को लिखे तो एच सी अपॉन लैम्डा, जो कि एनर्जी का सूत्र है। एक समीकरण तो हमें ये पहले से पता है, उसके बाद में हमें जो पता है वो ये है कि लैम्डा संवेग जो होता है, संवेग P बराबर होता है H अपॉन लैम्डा, ये भी एक सूत्र है। तो P और H में यहां से संबंध निकल जाएगा समीकरण 1 और 2 से, कि यदि मैं E में किसका भाग दे दूं, P का, तो मुझे मिलेगा एच सी अपॉन लेमडा अपॉन एच अपॉन लेमडा। एच से एच और लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ई बटे पी बराबर क्या मिलेगा मेरे को, सी, जो कि एक बहुत ही बहुप्रचलित संबंध है। ये तो अगर तुम्हें डायरेक्ट याद रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अदरवाइज निकालना भी बहुत आसान है। क्योंकि मेरे को निकालना है संवेगों का अनुपात, इसीलिए मैं निकालूंगा यहाँ से पी का मान, और पी जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा ई बटे सी। जबकि मेरे को चाहिए दो संवेग पी ए, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, ई ए बटे सी। इसमें किसका भाग दूंगा मैं, पीबी का। पीबी का भाग देते ही मुझे क्या मिलेगा, भाग दे रहा हूं मैं पीबी का, और मुझे जो मिलेगा वो ये है ईबी बटे सी। ईबी बटे सी, सी से सी कट गया, प्रकाश साल दोनों के लिए समान ही है। और क्या दे रखा है कि ए फोटोन की ऊर्जा बी फोटोन की ऊर्जा से दो गुनी है। दो गुनी, दो गुनी का मतलब इसकी ऊर्जा से ये ऊर्जा दो गुनी है। तो मैं क्या निकालूंगा, पी ए बटे पी बी किसके बराबर है, दो गुनी है ये किसके, सेकंड वाले फोटोन की ऊर्जा के। यहां से ये कट गया तो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा दो आंसर आ जाएगा। काफी इजी था, सूत्रों की सहायता से होगा। इस सूत्र की काफी प्रैक्टिस करें, यहां से सिर्फ न्यूमेरिकली पूछे जाएंगे, है ना। और काफी अच्छे एबेसद यहां से बन रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आए इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें ये सूत्र भी आने चाहिए। तो सूत्र पढ़ो, एक दूसरे में संबंध पढ़ो, बाकी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती होती है। तो बेटा मैंने बता दिया कि दहलीय आवृत्ति में प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे। प्रकाश की तीव्रता यदि हम बढ़ा देते हैं, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से आपतित फोटोनों की संख्या, आपतित फोटोन बढ़ेंगे, और फोटोनों की संख्या बढ़ने से प्रकाश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है, और उसी की वजह से क्या होगा, फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो किसकी संख्या बढ़ जाएगी, फोटोनों की संख्या, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिपेंड करती है, क्वेश्चन अगर थ्योरी में पूछे तो तुम पढ़े भी होंगे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिपेंड करती है प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, या धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या पर। धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या पर। वेरी इजी, थ्योरी से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाती है। तो हम सभी क्या जानते हैं, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, और वो होता है एनर्जी इज इक्वल टू के मैक्सिमम प्लस फाई नोट। हमें तो चाहिए फाई नोट, और फाई नोट हो जाएगा एनर्जी माइनस के मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, फाई नोट बराबर 40 माइनस 37.5, 37.5। तो फाई नोट हमें मिल जाएगा डाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किधर है ये, इधर है ये, है ना। तो डाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिल जाएगा आसानी से। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के एक इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है। गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है, और संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य पूछा है। और हम सभी जानते हैं दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। और बच्चों तुम्हें पता होगा एच अपॉन पी का एक सूत्र होता है √2m के का मतलब काइनेटिक एनर्जी। ये सूत्र ध्यान रख लेना। पी का मान ये कैसे आता है, इधर देख लो, काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं 1/2 mv²,
इसको हम ऊपर नीचे m से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे m से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1/2 m² v² अपॉन m, और यहाँ से mv को बोलते हैं समवेग, तो ये मिल जाएगा 1/2 p²/m, और यहाँ से मैं निकाल लूँगा p बराबर √2km। तो ये सेम टू सेम यहाँ मैंने रख दिया है। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बराबर क्या होता है 6.62 इंटू 10⁻34, और ये क्या हो जाएगा √2 इंटू ये इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दो 9.1 इंटू 10⁻31, और गुणा में क्या हो जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम वोल्ट। तो ये सारी कैलकुलेशन करनी है तुम्हें रफ कॉपी लेकर के, और बेटा इसका जो आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन में वो आ जाएगा 3.9 एंगस्ट्रम। अच्छा इसका सॉल्यूशन मैं कर सकता हूँ वो भी, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और फिर उसमें तुम्हारा ही टाइम खराब होगा, क्योंकि मेरे करने से सवाल तुम्हारे नहीं होंगे। सॉल्यूशन निकालो, थोड़ा सॉल्यूशन करना सीखो और तरीके की कैलकुलेशन करना सीखो, ताकि तुम्हारी एग्जाम के लिए बेहतर स्पीड हो जाए, है ना। तुम्हें करके देखना ही है इसको, है ना, ऐसे नहीं याद करना कि 3.9 एंगस्ट्रम, कोई दूसरा सवाल भी आ सकता है। तो सूत्र ये लगेगा, सॉल्यूशन करके देख लेना। इसको लगभग 2 है, 2 का मान रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होता है 1.414, इसको 9 मान लेना, लगभग 9 को बाहर निकालेंगे तो क्या होता है 3, 10⁻31 और 10⁻19 10⁻50 होती है, बाहर निकालोगे 10⁻25 हो जाएगा, 10 से 1.6 गुणा करोगे 16, 16 12 3 4 हो जाएगा, फिर इसमें 6.62 में भाग दे देना, है ना। 10⁻25 10⁻34 से कट जाएगी, 9 घात बच जाएगी, है ना, 1 घात और बढ़ा लेना, 10⁻10 को लिख देना एंगस्ट्रम, यानी कि ये जो एंगस्ट्रम होता है ना, एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। तो जहां पे 10⁻10 बने उसको एंगस्ट्रॉम लिख देना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों के तरंगों से संबंध कौन सा गुण डेविसन और जर्मर के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत बार पूछा गया है। वहां पे हमने प्रकीर्णन भी लिखा था, वहां पे थ्योरी में प्रकीर्णन लिखा हुआ है कि निकल क्रिस्टल से उनका क्या होता है प्रकीर्णन, जो कि विवर्तन का ही एक रूप है, इसीलिए इसका आंसर विवर्तन ही देना है। कहीं तुम सोचो कि विवर्तन तो प्रकाश का किनारों से मुड़ना होता है ना, तो वो विवर्तन की घटना के अंदर ही आता है, अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता। अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता क्योंकि अपवर्तन के लिए 2 माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, ध्रुवण तो बिल्कुल भी नहीं होता, और व्यतिकरण के लिए 2 तरंगों की आवश्यकता होती है। और हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन गन से डेविसन जर्मर प्रयोग में एक सीधी तरंग बनाई थी इलेक्ट्रॉनों की, जो कि निकल क्रिस्टल से टकरा करके वापस कहाँ आ गई थी, अपने आयनन मंडल में, आयनन कोष्ठ में आ गई थी। वहाँ पे आकर के उसने गैस का आयनन कर दिया था और उसको इलेक्ट्रोमीटर से हमने मापा भी था, तो वो घटना थी विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गेट वाला। तो इसका गेट का सॉल्यूशन भी कर लेते हैं, और सॉल्यूशन करके मैं तुम्हें बाकी के गेट के बारे में जानकारी भी दे देता हूँ, ताकि तुम गेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओ। तो बेटा ये है एंड गेट, और एंड से जुड़ा हुआ है ये नॉट गेट। क्या जुड़ा हुआ है नॉट गेट, और ये भी क्या जुड़ा हुआ है इधर नॉट गेट, ये भी नॉट गेट जुड़ा हुआ है इधर। तो हम क्या देखते हैं कि ये हमारे को नैंड गेट मिला है, हमें दिया भी गया है। नैंड गेट होता है जो नॉट गेट और एंड गेट से मिले। तो एंड गेट की जो संक्रिया होती है वो होती है A.B, A.B, और A.B अगर नॉट गेट से निकल जाता है तो इसकी संक्रिया बन जाती है A.B का बार, A.B का बार। और ये हमारा हो गया यहाँ पे निर्गत Y, यानी कि A.B का बार, जो कि इसके लिए काम करेगा निवेशिका। किसका काम करेगा निवेशिका। और फिर ये यहाँ पे क्या मिलेगा हमें निर्गत Y डैश, निर्गत, जिसको किससे निकालना है हमें वापस नैंड गेट से निकालना है। तो नैंड गेट की संक्रिया होने के बाद में वापस नैंड गेट से निकालेंगे तो वापस उस पर क्या लग जाएगा A.B के बार पर क्या लग जाएगा बार, और A.B पर बार का बार हो गया A.B। जैसे कि तुम सेट्स में पढ़ते हो ना, A डैश का डैश क्या होता है A, समुच्चयों में पढ़ते हो A डैश का डैश A होता है, वैसे ही A.B का बार क्या हो जाएगा A.B। और A.B हमारी किसकी संक्रिया होती है, ये किसकी संक्रिया होती है एंड गेट की। अभी अभी देखी हमने एंड गेट, एंड गेट की। तो किधर है एंड गेट, ये रहा एंड द्वार। तो एंड द्वार के लिए ये आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि गेट में से कोई से भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो याद रखने वाली बात है वो हमें इनके मूल मान याद रखने की ज़रूरत है।
गेट पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस में 3 ही है जिनकी सहायता से बाकी के गेट बनाए हुए हैं। हमारे पास जो भी गेट है नोट गेट को छोड़ करके बाकी सबके 2 निवेशी हैं और उनके मान क्रमशः हम लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये मान लिखेंगे। मान लो कि हमारे पास गेट है वो और गेट है। कौन सा गेट है? और गेट। तो और गेट के लिए जो y होता है वो होता है a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। और a प्लस बी और गेट में क्या होना चाहिए? जब दोनों एक होंगे तब तो एक होगा ही होगा, लेकिन यदि निवेशी एक भी एक हुआ तो भी क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और इसके लिए हम देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा? 0, ये 1 और ये भी क्या हो जाएगा? 1 और ये भी 1, ये और गेट हो गया। लेकिन यदि हमारे पास और गेट नहीं होकर के क्या पूछा गया? हमें एंड गेट पूछ लिया गया। एंड गेट, तो एंड गेट के लिए क्या करेंगे हम? ये हो गया हमारा एंड गेट। एंड गेट के लिए संक्रिया हो जाती है a डॉट बी। क्या हो जाती है? a डॉट बी। a डॉट बी। और इसके लिए शर्त यह है कि दोनों एक होंगे ना, तभी निवेशी क्या होगा? निर्गत क्या होगा? एक होगा। तो 0 0 हो गया 0, a 0 1 भी 0, 1 0 भी 0 और 1 1 क्या हो जाएगा? 1। और यदि गेट हुआ नैंड गेट, नैंड गेट, तो इसके लिए ज्यादा कुछ भी नहीं रखना। a डॉट बी किसका था? एंड का, और इसके लिए लिखा देंगे बार। तो 0 का क्या हो जाएगा? 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का क्या? 0। ये नैंड गेट का हो गया। एक हमारे पास लास्ट गेट बच गया, वो है और, नोर। ये रो, अगर नोर हुआ तो y बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का बार। a प्लस बी किधर है? इधर है क्या? 0 का क्या हो जाएगा? 1, 1 का 0 0 0।